नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज कोरोना जैसी महामारी ने सारे विश्व को अपने घर पे रहने के लिए मजबूर कर दिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम विद्यार्थियों के हित हेतु ऑनलाइन क्लास जो है उसको हमने शुरू करने का फैसला किया, जिससे कि विद्यार्थी जो है इस समय का अच्छा उपयोग कर पाएँ और जिसका लाभ उनको आने वाले आगामी सत्र में मिले। आज का हमारा जो विषय है वो है राष्ट्रपति। आज हम भारतीय राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के पाठ्यक्रम में शामिल है। बड़ी सरलता और सहजता के साथ इस विषय के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रपति है उसका पद, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे देश की शासन व्यवस्था में ये जो राष्ट्रपति का पद है वो कितना महत्व रखता है। इस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि सरकार जो भी काम करती है या सरकार जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है उसमें नाम प्रधानमंत्री का चलता है। तो फिर राष्ट्रपति जो है, जिसके बारे में हम ये सुनते हैं कि देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और यहाँ तक ये भी सुनते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो फिर शक्तियों के अंदर प्रधानमंत्री आगे कैसे होता है, उसका नाम आगे कैसे चलता है। ये सारी चीजें बड़ी आसानी के साथ आज हम यहाँ समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति के पद को यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति के पद को भारत में शामिल किया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे देश जो है उनकी शासन व्यवस्थाओं का और उनके संविधान जो है उनका अध्ययन किया, और जो जो चीज़ें उनको ठीक लगी उन चीज़ों को उन्होंने भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने राष्ट्रपति का जो पद है वो अपनाया है। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था, जो आज हमारे देश में जो शासन व्यवस्था जो प्रचलित है, हमसे पूछा जाए, आपसे पूछे कि भाई हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो शासन का रूप तो हमारी डेमोक्रेसी लोकतंत्र है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस व्यवस्था पे चल रहे हैं, तो आज हम संसदीय शासन व्यवस्था में चल रहे हैं। और इस संसदीय शासन व्यवस्था को, इसको संसदीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, इसको संघीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। संघीय शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है और संसदीय शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है, बड़े संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। संसदीय शासन व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो संसद है उसको सबसे प्रमुख माना गया है। जो नीति नियम बनाने का जो है, संविधान में संशोधन करने का काम हो, चाहे नए जो कानून बनाने का काम हो, वो सब काम संसद करती है। तो संसद को एक सर्वोच्च शिखर पे माना जाता है। सरकार के जो 3 अंग होते हैं उसका पहला अंग जो है वो व्यवस्थापिका, मतलब संसद, और संसद से संसदीय शासन व्यवस्था। और दूसरा जो शब्द मैंने कहा संघीय शासन व्यवस्था, संघ मतलब अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। सारे राज्य जो है उनको एक साथ भारत में मिलकर रहना पड़ेगा। तो संसदीय और संघीय शासन व्यवस्था दोनों एक ही। और भारत में जो ये संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये हमने ब्रिटेन से अपनाई है। तो क्या भारत का राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया, तो क्या भारत का राष्ट्रपति है वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के जितना ही पावरफुल होता है? क्या उतनी शक्तियों का प्रयोग करता है? नहीं। कारण क्या है इसका? फिर जब राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया तो फिर भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास शक्तियां उससे कम क्यों होती है? इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसके 2 उपभेद माने गए हैं। पहला प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र होता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है।
शुद्ध लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ जनता खुद शासन का निर्माण करती है और खुद ही शासन का विघटन करती है। और उसका जो उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो स्विट्जरलैंड। लेकिन लगभग दुनिया के जो देश हैं उनमें आज अप्रत्यक्ष या हम कहें तो प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है, जहाँ जनता खुद शासन नहीं करती बल्कि अपने द्वारा चुने हुए जो लोग हैं उनके माध्यम से जो है जनता शासन तक पहुंचती है। तो इसी दूसरी जो शासन व्यवस्था हमारी जो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, उसमें भी दो भेद पाए जाते हैं। एक होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी होती है संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें शक्तियों का प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति स्वयं करता है, मतलब वास्तव में शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में जो शक्तियां होती है वो नाम उसमें राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उसका जो वास्तव में जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो भी संसदीय शासन व्यवस्था जो है उसी का हिस्सा है, क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद, उसकी योग्यताएं, ये सब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो उसका जो पद है उसके बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। उसके बाद विस्तार रूप से इसके सारे आर्टिकल्स, इसकी सारी शक्तियां, वो सब हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, क्योंकि भारतीय राज्यों का संघ है तो भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। निहित शब्द का मतलब है राष्ट्रपति में मौजूद होगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। दो शब्द दिए, स्वयं और अधीनस्थों के माध्यम से। तो क्या राष्ट्रपति जो है वो निरंकुश होकर सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? नहीं। राष्ट्रपति बहुत कम शक्तियां ऐसी है जो स्वविवेक के आधार पर है राष्ट्रपति के पास। बाकी लगभग शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मन मर्जी से नहीं कर सकता। ये दूसरा शब्द जो है अधीनस्थों के माध्यम से, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति वास्तव में शक्तियों का प्रयोग जो है अपने अधीनस्थों के द्वारा करता है। ये अधीनस्थ कौन होते हैं? अधीनस्थ है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति जो है, ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष बना देता है, केवल और केवल नाम मात्र का अध्यक्ष। सरकार की जो वास्तविक शक्तियां हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति जो है शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से? स्वयं, जो मैंने बता दिया कि लगभग न के बराबर, अधीनस्थों के माध्यम से, प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, जो आदमी दूसरों की सलाह के अनुसार काम करेगा वो तो वास्तव में प्रयोग कर ही नहीं सकता शक्तियों का, और जो वास्तव में शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे नाम मात्र का अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति भारतीय जो कार्यपालिका है उसका नाम मात्र का अध्यक्ष है, उसका केवल वैधानिक अध्यक्ष है, और या कहें तो उसका संवैधानिक अध्यक्ष है। तीन शब्द है, तीनों एक ही अर्थ है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का केवल वैधानिक अध्यक्ष है, केवल संवैधानिक अध्यक्ष है, या कहें तो नाम मात्र का अध्यक्ष है। वास्तव में शक्तियों का प्रयोग वो नहीं करता। समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है, कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग है, वो लगभग प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है वो ही करती है। हमारे देश में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख माना गया है। इसका भी एक कारण है, और इसका कारण है हमारे संविधान का अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है कि सरकार के जो भी काम होंगे, अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है कि संघीय सरकार के जो भी काम होंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे? वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसी अनुच्छेद के कारण राष्ट्रपति को हम कार्यपालिका का वैधानिक, संवैधानिक या नाम मात्र का अध्यक्ष कहते हैं।
अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति पद से जुड़े हुए अनुच्छेद के बारे में। जहाँ अनुच्छेद 52 और 53 हमने पढ़ लिए कि अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 53 जो है वो राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की, जिसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका जिक्र किया गया है। क्या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है जनता खुद करती है या जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किया जाता है? तो अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, साथ ही 17वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें दिल्ली और पुडुचेरी जो है इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, उनको भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि जो निर्वाचन की विधि है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी विधि से होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। चुनाव के अंदर सारे राज्य हैं जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, सभी राज्य की जो जनसंख्या है राज्य की उसका उचित प्रतिनिधित्व भी करें। तो इस आधार पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमण की जो विधि है वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जनता खुद राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके बारे में जिक्र किया गया और साथ ही जो राष्ट्रपति के त्याग पत्र का भी इसमें जिक्र किया गया है। सामान्य तौर पे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो उसके पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। अगर कोई राष्ट्रपति समय से पहले अपने पद से मुक्त होना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं जो राष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र देने के साथ ही इसकी सूचना जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को भी दी जाती है। अनुच्छेद 57 जो है वो बताता है कि किसी भी व्यक्ति को जो भारत का राष्ट्रपति है वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो पुनः निर्वाचित होने की जो योग्यता या अधिकार जो है राष्ट्रपति का उसका जिक्र करता है। अनुच्छेद 58 किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, क्या वो भारत का नागरिक हो कि नहीं हो, किसी लाभ के पद पे वो काम करता हो कि नहीं हो, ये सारी जो योग्यताएं हैं उनका जो वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। अनुच्छेद 59 में कुछ शर्तें भी रखी गई है। क्या किसी लाभ के पद पे काम करते हुए कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है या दोनों पदों पे एक साथ वो रह सकता है, इसका जिक्र जो है वो अनुच्छेद 59 में किया गया है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाता है तो निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति को जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति जब चुनाव जीत जाता है तो वो अपने पद की जो शपथ है, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का, यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को उसके पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसको अंग्रेजी में इम्पीचमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए संविधान के खिलाफ काम करता है तो उस आधार पे राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। साथ ही कहा गया है कि महाभियोग लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को महाभियोग हम ला रहे हैं इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी पड़ती है। तो अनुच्छेद 61 यहाँ से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर उसको हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदन जो है वो महाभियोग का प्रस्ताव लेके आते हैं। आधार होता है राष्ट्रपति अगर संविधान के विरुद्ध या संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है।
और ये महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में पहले लाई जा सकती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के ऊपर जो हम महाभियोग लेके आते हैं तो उसमें ये शर्त होती है कि पहले राज्यसभा में हमें जो है वो प्रस्ताव लेके आना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं होता। यहां से महत्वपूर्ण होता है अनुच्छेद 62 का कोटेज 1। अनुच्छेद 62(1) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव, मतलब जो राष्ट्रपति पद पर है, तो उसका जैसे कार्यकाल पूरा होने वाला होता है, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही आप नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो करवा लीजिए। अनुच्छेद 62(2) में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है या राष्ट्रपति की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई है, उस दशा में राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो 6 माह के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव करवाए जाने चाहिए। अनुच्छेद 65(1) बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो गया है तो उस स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के जो पद के कार्य है उसको संभालता है। वो रहता उपराष्ट्रपति है, उसको केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक, मतलब राष्ट्रपति के जो कार्य है उनको उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन शर्त यहाँ भी यही है, उपराष्ट्रपति काम को संभाल लेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव आपको करवाने पड़ेंगे। अनुच्छेद 65(2) में ये कहा गया है कि मान लीजिए राष्ट्रपति की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिया हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो उस समय, तो अब राष्ट्रपति के पद के जो काम है उनको कौन संभालेगा। तो उस स्थिति में अनुच्छेद 65(2) में ये व्यवस्था की गई है कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस जो होता है वो राष्ट्रपति पद जो है उसके जो काम है उनको संभालता है, कार्यवाहक के रूप में काम करता है। हमारे जो राष्ट्रपति जो रहे थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो रहे थे, उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने कार्यवाहक के रूप में काम किया था। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति से जुड़े सामान्य जानकारियां थी। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन को विस्तृत रूप में जानेंगे, राष्ट्रपति की समस्त जो शक्तियां हैं उनको हम जानेंगे। आज के लिए